आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसेज HSAB सिद्धांत। ये आपके बीएससी जो थर्ड ईयर है, जो बीएससी फाइनल ईयर के बच्चे हैं, उनके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या है, यूनिट फर्स्ट। और इस यूनिट फर्स्ट का ही HSAB का जो सिलेबस है, आप आरपीएससी का एग्जाम, कोई आरपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या कोई अदर स्टेट पीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये यूजफुल है। तो स्टार्ट करते हैं HSAB सिद्धांत। ओके, एक्चुअल में क्या है कि संकुलन अभिक्रियाओं में यदि बंधन की प्रायिकता के आधार पर, मतलब संकुलन अभिक्रियाओं में जो बंधन होता है उसकी प्रायिकता कि किसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और किसके साथ वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उसी के बेसिस पर तीन साइंटिस्ट, आर्लैंड, केट एंड डेविस, इन्होंने 1958 में धातु आयनों को दो वर्गों में बांटा। क्लियर? वर्ग ए एवं वर्ग बी। अब वर्ग ए में उसने किस किस को रखा? वर्ग ए में रखा उसने एक तो क्षारीय धातु आयन, एक क्षारीय मर्दा धातु आयन। क्लियर? क्षारीय धातु आयन का मतलब 1s सीरीज। उसका मतलब है आपके, देखो वर्ग ए में बांटा एक तो वर्ग ए। वर्ग ए का मतलब उसमें रखा एक तो 1s ब्लॉक, एक 2s ब्लॉक। क्लियर? और तीसरा है उसने उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में हल्के संक्रमण धातु आयन, जैसे कि टाइटेनियम 4 प्लस, आयरन 3 प्लस, कोबाल्ट 3 प्लस तथा हाइड्रोजन आयन भी सम्मिलित है। क्लियर? तो इसमें उसने जो वर्ग ग्रुप ए दिया उसमें 1s 2s और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में जो मेटल आयन है उनको भी इसने सम्मिलित किया, मेटल आयन। और उसके साथ ही इसने H प्लस को भी सम्मिलित किया। H प्लस मेटल नहीं है लेकिन इसने H प्लस भी रखा, जैसे टाइटेनियम 4 प्लस, कोबाल्ट, आयरन 3 प्लस। क्लियर? और एक दो और है। क्लियर? तो ये हो गया इसका वर्ग ए। वर्ग अब वर्ग ए के जो गुण थे, इन आयनों में जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी पाई जाती थी वो ये थी कि ये कम घनत्व वाले हल्के तत्व होते। पहली बात तो ये कि लो डेंसिटी वाले लाइटर एलिमेंट है। क्लियर? इनका आकार छोटा होता है, इनकी ध्रुवण क्षमता उच्च होती है। ध्रुवण क्षमता मतलब ये दूसरे को ध्रुवित कर सकते, पोलराइज कर सकते। ठीक है? ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाला होते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कक्ष आसानी से विकृत नहीं होते क्योंकि आकार छोटा होता है। तो न्यूक्लियस का बाह्य इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है, इफेक्ट ज़्यादा रहता है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा रहता है। क्लियर? तो उसी ने वर्ग बी के धातु आयन, वर्ग ए हो गया। तो वर्ग बी के धातु आयन की बात, इस पे उसने डिवाइड किए तीनों ने। इस वर्ग में उसने रखा एक तो भारी संक्रमण धातु आयन, जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है। देखो ये भी संक्रमण उसी सीरीज के है, 3D सीरीज के ये एलिमेंट, और ये इसमें 3D का भी है और आगे की सीरीज के एलिमेंट भी है। लेकिन इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, इसकी टाइटेनियम आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था हाई थी और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो है। तो क्या गया, एक तो कॉपर, एक सिल्वर प्लस, मर्क्यूरस प्लस, पीडी, पैलेडियम और प्लेटिनम। क्लियर? इन आयनों के अभिलाक्षणिक गुण है, ये उच्च घनत्व वाली भारी तत्व होते हैं, हाई डेंसिटी वाले हेवी एलिमेंट। इनका आकार बड़ा होता है, आगे के जो ऑब्वियसली आकार बड़ा होगा। इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तो कक्षक आसानी से विकृत हो जाते हैं, अर्थात इनकी ध्रुवित होने की शक्ति उच्च होती है। देखो, अब उसने सीधी सी बात है कि उसने दो में बांटा, जो धातु है, धातु आयन, उनको दो में डिवाइडेड किया, एक तो ए एंड बी। इसी प्रकार उसने लिगेंड को भी दो वर्ग में डिवाइडेड किया, ए एंड बी। क्लियर? देखिए,
ये तो वर्ग अब उसने यूँ कहा कि वर्ग ए तथा वर्ग बी के प्रति लिगेंडों के व्यवहार को देखते हुए उसने लिगेंडों को भी 2 वर्ग में बाँटा। जिस वर्ग ए के धातु आयन जिससे रिएक्शन करेंगे जिस लिगेंड के साथ उनको वर्ग ए लिगेंड में रख दिया और जिस जिस वर्ग जैसे वर्ग बी के धातु आयन जिसके साथ रिएक्शन करेंगे या बॉन्डेड होंगे या आसानी से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे उनको वर्ग बी के साथ सम्मिलित कर लिया। तो जो वर्ग ए वाला लिगेंड है उनकी प्रायिकता एक के धातुओं के साथ संयोग करने की होती है। क्लियर? उदाहरण जैसे अमोनिया, ट्राई एल्काइल एमीन, H2O और फ्लोराइड आयन। ये क्लियर? आदि लिगेंडों की वर्ग ए धातु आयनों के साथ संतुलन करने की प्रवृत्ति प्रबल होती है। वर्ग ए के धातु आयनों के साथ इनके संकुलन की प्रायिकता का क्रम निम्न होता है। देखो, सीधी सी बात है, आप लोगों को आइडिया होगा कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो अप टू डाउन जा रहा हूँ मैं, तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, तो आकार क्या हो रहा है? साइज़ इंक्रीज़ेज हो रहा है। जब साइज़ बढ़ेगा, तो इसके जो नाभिक है, न्यूक्लियस उससे बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है, कक्षक उनकी दूरी बढ़ेगी। डिस्टेंस बढ़ने के कारण न्यूक्लियस का इन पर अट्रैक्शन कम होगा। तो इनमें क्या आएगी ये वर्ग बी की तरफ जाएँगे, वर्ग ए से। क्लियर? तो इनकी जो वर्ग ए के साथ यदि रिएक्शन करने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो क्या रहेगी? फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की। इसी प्रकार ऑक्सीजन वाला ग्रुप में देखिए, ऑक्सीजन की ज़्यादा रहेगी, फिर सल्फर की कम और ये कम और ल्यूरियम की सबसे कम। सबका नाइट्रोजन वाला वर्ग देखिए, ये एसबी की सबसे कम होगी। क्लियर? एंटीमनी की। अब यदि इसको जस्ट वर्ग ए की जगह वर्ग बी के साथ देखें, तो वर्ग बी की जिनकी वर्ग ए से कम है, उनकी वर्ग बी के साथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इनका ये क्या हो गया? अपोज़िट हो गया ऑर्डर। और यहाँ सेलेरियम और टेलुरियम लगभग सेम होते हैं और यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और इधर ऑक्सीजन और सल्फर लगभग सेम एवं कम होता है। क्लियर? ये तो था आपके आयरलैंड, चेट एवं डेविस के अनुसार धातु आयन एवं लिगेंडों का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। क्लियर? तो इसने धातु आयन और लिगेंडों को किस में बाँटा? धातु आयन भी बाँटा, इसने डिवाइडेड किया ए एवं बी में। अब ए के साथ जो लिगेंड रिएक्शन करते थे धातु आयन के, उनको ए में रख दिया लिगेंड को। क्लियर? और जो बी के साथ रिएक्शन करते थे, उनको बी के साथ इसने रख दिया। ये यहाँ से खत्म। 1958 में किया था। अब आइए आगे। अब ये है अम्लों व क्षारों का कठोर एवं मृदु के रूप में वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। अब देखो, नई अवधारणा क्या है? कठोर एवं मृदु, सॉफ्ट एंड हार्ड। क्लियर? तो हार्ड एंड सॉफ्ट। तो वर्ग ए के धातु आयनों में वर्ग ए के लिगेंडों के साथ संकुलन की प्रवृत्ति पाई जाती, बिल्कुल पाई जाती। और वर्ग बी के धातु आयन वर्ग बी के लिगेंड के साथ प्रायिकता से संकुलन करते, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते, बिल्कुल बनाते। अतः इनका वर्गीकरण कठोर एवं मृदु के रूप में किया गया। अब इसने जो वर्ग ए के धातु आयन था, उनको तो बोल दिया कठोर अम्ल, नई अवधारणा में। पियर्सन ने कहा था ये, आगे पढ़ेंगे इसी में। और वर्ग ए के जो लिगेंड थे, उनको बोल दिया कठोर। इसी प्रकार वर्ग बी के जो धातु आयन थे, उनको मृदु अम्ल एवं वर्ग बी के जो लिगेंड थे, उनको मृदुक्षार बोल दिया। कैसे? देखिए, पहले डिवाइडेड किया था ए एवं बी, ये तो थे आपके धातु आयन, मेटल आयन, ठीक है? और इसी के साथ ए एवं बी था आपके क्या था? लिगेंड। वर्ग ए और बी में भी लिगेंड को डिवाइडेड किया था। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो वर्ग ए है अब और वर्ग ए के लिगेंड हो या वर्ग बी के, तो जो लिगेंड है उनको तो बोल दिया इन्होंने मृदु अम्ल, ठीक है? सॉफ्ट एसिड। और इसको बोल दिया इन्होंने सॉफ्ट बेस, मृदु क्षार। सॉरी। जो वर्ग ए था उसको तो बोल दिया इसने हार्ड एसिड, क्लियर? और जो वर्ग ए के जो लिगेंड्स थे उनको बोल दिया हार्ड बेस, कठोर अम्ल एवं कठोर क्षार। जो वर्ग बी के दोनों थे उसको बोल दिया सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस। क्लियर?
तो उसने कुछ नहीं किया, उसी का नाम चेंज कर दिया। एक्चुअल में क्या किया, बस नाम चेंज किया गया, बाकी एज़ इट इज़ है। उसने इसको एक उदाहरण लेते हुए समझाया। मान लिया जाए BH प्लस कोई सॉल्ट है या कॉन्जुगेटेड एसिड है। इसकी रिएक्शन मिथाइल मरकरी से हो रही है। तो मिथाइल मरकरी बहुत काम की चीज़ है। ये क्वेश्चन बनता है आपके बीएससी में क्वेश्चन बनता ही है रिटन वाला। मिथाइल मरकरी एक मर्दु अम्ल होता है, क्लियर? ये इससे रिएक्शन कर रहा है, एक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है, CH3HgB प्लस बन रहा है और H प्लस बाहर निकल रहा है। तो ये मर्दु था, तो इसका मतलब इसने बी ने इसके साथ रिएक्शन करी, मर्दु के साथ जुड़ गया। मर्दु अम्ल के साथ मर्दु लिगेंड क्या हो गया, अटैच हो गया, तो इसमें H प्लस निकल गया, तो कठोर था। मतलब यहाँ पर कॉम्पिटिशन चल रहा है H प्लस के और CH3Hg प्लस के। मिथाइल मरकरी और H प्लस के यहाँ क्या चल रहा है, कॉम्पिटिशन कि कौन पहले ऐड होगा। तो जिसकी कैपेसिटी उससे रिजेम्बल होगी, उससे मिली-जुली होगी, वो ऐड हो जाएगा। कौन ऐड हो जाता है? मिथाइल मरकरी और H प्लस बाहर निकल, तो यही कह रहा है कि उपरोक्त साम्य में एक मर्दु अम्ल एवं एक कठोर अम्ल में प्रतिद्वंदिता है। बिल्कुल है। अब यदि ये यहाँ पर बी कठोर क्षार कहलाएगा, एक्चुअल में क्या है, ये ऐसा समझ में नहीं आएगी, ये ऐसा समझ में आएगी, इस रिएक्शन को लिखकर बताता हूँ। ये देखिए, ये BH प्लस और रिएक्शन हो रही है CH3HG प्लस के बीच में, और रिएक्शन के बाद जो बन रहा है प्रोडक्ट HCH3HG प्लस एंड H प्लस बाहर निकल गया। बात ये हो रही है कि यदि ये तो है सॉफ्ट, कोई दोहराया नहीं, ये सॉफ्ट है, ठीक है? यदि यहाँ पर बी क्या होगा, सॉफ्ट होगा, क्या होगा, बी माना कि बी सॉफ्ट है, तब तो सॉफ्ट सॉफ्ट से ये प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बनेगा। तो ये जो साम्य में थी ना रिएक्शन, ये क्या होगी, दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगी इधर, क्योंकि ये ज़्यादा मिलेगा प्रोडक्ट। लेकिन यदि ये बी हार्ड हुआ, मान लिया जाए कि क्या हो जाए, हार्ड, यदि ये हार्ड हुआ, तो हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा जो पॉसिबल नहीं है। तो रिएक्शन इधर खिसक जाएगी, इस साइड में बाएँ तरफ। मतलब ये प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, ऐसे ही रह जाएगा। मतलब जो प्रोडक्ट है उसके भी उल्टा टूटने लग जाएगा, क्योंकि किसमें था ये? में। क्लियर? तो साम्य इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर बाएँ तरफ, और इधर अगर ऐसा हो तो दाएँ तरफ। ये बोल रहा है वो, ठीक है? तो खिसक जाएगा। आगे बात क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और देखिए, BH प्लस और CH3HG अगर एक कठोर क्षार है, मर्दु अम्ल है, तो देखो किधर शिफ्ट हो गया, कठोर है तो ये इधर ही रह गया, इस साइड में, ये इधर कम बना, और यदि ये ऐसा हुआ, मर्दू हुआ, तो ये सामने इधर साइड में शिफ्ट हो गया, बस। अब आ गई ना जो मैं बोल रहा था, ये पियर्सन, यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर बनता है। पियर्सन की HSAB अवधारणा, एक्चुअल में जो HSAB अवधारणा दी थी, वो कांसेप्ट किसने दिया गया था? पियर्सन ने ही दिया था, HSAB का। H यानी हार्ड, एस यानी सॉफ्ट, ए यानी एसिड्स एंड बी यानी बेसेस, क्लियर? बेस। तो देखिए ये उस पियर्सन ने, देखो, जे जेट डेविड वाला जो था, कठोर अम्ल कठोर क्षार वाला, ग्रुप ए ग्रुप बी वाला, वो 1958 में दिया था। पियर्सन ने उसके बाद दिया 1963 में। कठोर मृदु अम्ल क्षार की अवधारणा दी HSCB की। पियर्सन ने ही ये वर्गीकरण दिया कि एक कुछ नहीं किया, नामकरण किया है इसने। जैसे आजकल पॉलिटिक्स में चलता है ना, कि जिसकी गवर्नमेंट आई वो नाम चेंज कर देते हैं। इसी प्रकार इसमें है कि वर्ग ए के समस्त सदस्यों को कठोर, तो वर्ग बी के समस्त सदस्यों को उसने मृदु नाम दिए गए। चाहे वर्ग ए के लिगेंड हो या धातु आयन। उसी प्रकार वर्ग बी के लिगेंड हो या धातु आयन। ठीक है? अब यहाँ पर देखो, एक सामान्य अभिक्रिया पर हम चर्चा करते हैं, अम्ल क्षार अभिक्रिया। कि लुईस अम्ल मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करेगा, और लुईस क्षार यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। ये लुईस क्षार बन गया आपके संकुल एबी। क्लियर? लुईस अम्ल लुईस क्षार से। अब यहाँ आती है बात कि जो एबी के बीच में जो बॉन्ड है, वो आयनिक भी हो सकता है, ध्रुवीय भी हो सकता है और अध्रुवीय भी हो सकता है। पोलर, नॉन पोलर एंड आयोनिक। ठीक है? वास्तव में बंध की प्रकृति क्या है? विस्तृत क्षेत्र में संकुल एबी का निर्माण स्थिरांक द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। फॉर्मेशन कांस्टेंट
एक दोनों से मिलकर फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो के आ रहा है यहाँ पर क्या है? फॉर्मेशन कांस्टेंट। जब भी आप फॉर्मेशन कांस्टेंट लिखते हो, तो आप क्या लिखते हो? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, क्लियर? तो अब डिपेंड करेगा, अगर ये ज़्यादा बनेगा, तो ये के का मान ज़्यादा होगा, अगर ये ज़्यादा रह जाएगा, ये ज़्यादा रहेगा, ये कम बनेगा, तो के का मान कम हो जाएगा। जितना के का मान ज़्यादा है, इट मीन्स फॉर्मेशन कांस्टेंट का मान जितना ज़्यादा होगा, ये संकुल उतना ही ज़्यादा बनेगा। तो पियर्सन ने 1963 में इसकी व्याख्या करने के लिए ही कठोर एवं मृदु अम्ल एवं क्षार अवधारणा दी थी। इसके अनुसार मृदु क्षार वे हैं जिनके दाता परमाणु आसानी से द्रवित हो सकते हैं और जिनकी विद्युत ऋणात्मकता कम है। ठीक है? ये दोनों बातें एकदम तुल्य नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है। हम आगे आते हैं और ये देखते हैं, कठोर में इसका उल्टा हो जाएगा। कठोर अम्लों के दाता परमाणु होती है, जबकि उनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। बिल्कुल, ऋणात्मकता ज़्यादा होएगी तो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा क्या एटम? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो इसी के बेसिस पर, पियर्सन के बेसिस पर, जो उनको अम्लों को भी 3 भागों में बाँटा गया। एक तो कठोर अम्ल, एक मृदु अम्ल, सॉफ्ट एसिड्स एंड बॉर्डर लाइन वाले। तो जो ये है पहले, ये है आपके 1s, H प्लस, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस और सीज़ियम प्लस, ये है 1s वाले, ठीक है? ये देखो, ये आपके हेवी मेटल, उच्च संक्रमण श्रेणी के लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोबाल्ट का जो संकुल है ये, पैलेडियम, प्लैटिनम और प्लैटिनम प्लस 4 में। और जो बॉर्डर पे है, देखो आयरन 2 प्लस, कोबाल्ट 2 प्लस, निकल 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस और जिंक 2 प्लस। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये याद होना चाहिए। इसी प्रकार नेक्स्ट है 2s वाला बेरिलियम 2 प्लस, बेरिलियम का मिथाइल के साथ कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, स्ट्रांशियम और बेरियम, रोडियम, इरिडियम, रुथेनियम, 3-3 में जा रहे हैं, +3 गैलियम और बोरॉन, और कॉपर प्लस, सिल्वर, गोल्ड, कैडमियम +2, Hg प्लस, ये एक्चुअल में Hg 2 प्लस है ना, इसलिए Hg 2 प्लस, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक, मिथाइल मरकरी तो आप जानते हो, BH3, और ये सबकी एक-एक श्रेणी है। इसकी प्रकार स्कैंडियम, लैंथनम, सीरियम +4, गैडोलियम, पोटेशियम, थोरियम, यूरेनियम और यूरेनियम का ऑक्साइड और प्लूटोनियम, क्लियर? और ये है कार्बोकेटाइन, फिनाइल का कार्बोकेटाइन, टिन +2 और लेड +2, ठीक है? और ये गैडोलियम का ब्रोमाइड, गैडोलियम का आयोडाइड, तो थैलियम प्लस और थैलियम का एल्काइड, क्लियर? तो ये आपके इसमें आइडिया होना चाहिए कौन बॉर्डर लाइन पर है, कौन कठोर है, कौन सॉफ्ट है, क्लियर? इसी प्रकार ये कुछ और एग्जांपल है, इनको आप देख लीजिएगा। ये आपको आइडिया रखना है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऊपर ऊपर से आ जाएगा 2-3 सीरीज से, क्लियर? तो इसके बाद आते हैं हम आगे। अब वो यूँ कह रहा है कि मृदु अम्ल वह है जिनके पास इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु है। जिन एक तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले एटम्स हो, एक है बड़ा आकार हो और लो पॉजिटिव चार्ज हो। जिनके पास पी एंड डी इलेक्ट्रॉन, पी एंड डी ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट हो, क्लियर? तथा जिनकी उच्च ध्रुवणता हो और कम विद्युत ऋणात्मकता हो। लोन पेयर प्रेजेंट है, विद्युत ऋणता ज़्यादा हो गई तो देगा कैसे? कम विद्युत ऋणता होना ज़रूरी है, ताकि वो आज आसानी से इस इलेक्ट्रॉन पे लोन पेयर को क्या कर सके? रिलीज़ कर सके, क्लियर? और इनका इ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस जैसा नहीं होना चाहिए, मतलब स्टेबल नहीं होना चाहिए। अगर स्टेबिलिटी में रहेगा तो स्टेबिलिटी को फर्दर स्टेबिलिटी गेन कैसे करेगा? क्लियर? तो इसके विपरीत ये है कि कठोर अम्लों में क्या गुण होना चाहिए? और ये एक बात और है, जिस प्रकार इन्होंने धातु आयन को डिवाइडेड किया 3 श्रेणी में, उसी प्रकार से जो लिगेंड्स है, यानी मतलब अम्ल को डिवाइडेड किया, उसी प्रकार क्षार है, बेस, बेस को भी इसने 3 सीरीज में डिवाइडेड किया गया है। वो है एक तो कठोर क्षारक, हार्ड बेस, बॉर्डर लाइन बेस और सॉफ्ट बेस। तो देखो नाइट्रोजन कंटेनिंग, एक तो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो भी बेस है, वो किसमें आ रही है? हार्ड में। आपको याद होना चाहिए। एक ऑक्सीजन कंटेनिंग जो भी बेस है, वो भी किसमें आ रही है? हार्ड में आ रही है।
चाहे नाइट्रेट हो, फॉस्फेट हो, सल्फेट हो, परक्लोरेट हो, क्लोराइड बोल मुझे ये 2 एलिमेंट क्लोरीन और ब्रोमीन 2 एलिमेंट आ रहे हैं कटोर में, 4 में से, ठीक है? अब यहाँ पर आ जाते हैं सॉफ्ट में पहले। H प्लस कठोर था आपके अम्ल, लेकिन H माइनस अगर बेस के रूप में वर्क करेगा तो ये किसमें? सॉफ्ट में है H माइनस। इसी प्रकार R माइनस डायरेक्ट कार्बन वाले, या तो पाई बॉन्डेड हो, पाई इलेक्ट्रॉन हो, दोनों के पास पाई इलेक्ट्रॉन है, एथीन और बेंजीन, या फिर CN माइनस इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, या आइसोसाइनाइड या कार्बोनिल सबके पास पाई इलेक्ट्रॉन है। R माइनस क्या है? एनाइन, ठीक है? एनाइन समझते हैं ना? केटाइन की जगह एनाइन CH3 माइनस है जैसे यहाँ CH2 CH3 माइनस क्लियर? तो ये सभी कहाँ आएँगे? सॉफ्ट में। बहुत आसान तरीका याद रखने का। नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंटेनिंग कहाँ थे? हार्ड में और ये पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग या फिर डायरेक्ट कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो या H माइनस ये सब कहाँ आ गए? सॉफ्ट में। या फिर HCN थायोसाइनेट, R3P ट्राई एल्काइल फॉस्फेट या ट्राई एल्कोक्सी फॉस्फेट। देखो दोनों में कुछ नहीं है, एक तो P है, ये R, R जुड़ गए और एक P है उस पे OR और OR जुड़ रहे हैं, तो ये ट्राई एल्कोक्सी और ट्राई एल्काइल फॉस्फेट हो गया। P पे आ रहा है तो सॉफ्ट में ही जाएगा, क्लियर? इसके बाद इसमें एक ये है आपके आर्सेनिक का है या सल्फेट सल्फर का, क्लियर? ये S2O3 2 माइनस और ये आयोडीन कहाँ आ गया? सॉफ्ट में। क्लोरीन ब्रोमीन आ सॉरी फ्लोरीन और क्लोरीन आ गया था हार्ड में और ब्रोमीन आ गया बॉर्डर लाइन में। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके साथ ये देखो 6H5 एनिलीन, 6H5N एजाइड, नाइट्रोजन, नाइट्राइट और सल्फाइड सब के सब कहाँ है? बॉर्डर लाइन में। ये आपको याद होना ही चाहिए, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, ठीक है? अब आ जाते हैं हम यह टेबल पढ़ने के बाद कि अगर एक आवर्त सारणी देखो ये कैसा बॉर्डर लाइन हुआ? तो पीरियोडिक टेबल में आप जानते हो कि एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे आप, अप टू डाउन जा रहे हो, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अप टू डाउन जाओगे तो साइज़ क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। जब साइज़ बढ़ता है, तो उनकी सॉफ्टनेस क्या होती है? बढ़ती है। इसलिए ये 2 हार्ड है, फिर बॉर्डर लाइन ओवर ये क्या हो गया आपके? सॉफ्ट हो गया आयोडीन। ब्रोमीन बॉर्डर लाइन था और आयोडीन क्या हो गया? सॉफ्ट हो गया। अब देखो कठोरता जो मृदुता वाली अवधारणा था, जो कांसेप्ट था हार्ड एंड सॉफ्ट वाला, वो इस तथ्य पर लागू करते हैं। माना कि देखो ये एक्चुअल में क्या एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, वो यूँ कह रहा है, वो ये है ए, बी से रिएक्शन कर कोई एबी संकुल बन रहा है। ये एबी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है? संकुल यौगिक बन रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, ए यदि यहाँ तो सॉफ्ट हो और बी भी क्या हो? सॉफ्ट हो या फिर ए हार्ड हो तो बी भी क्या हो? हार्ड हो। तब तो ये संकुल बहुत अच्छी मात्रा में बनेगा, स्थायी। ये क्या होगा? स्टेबल होगा। लेकिन इसके विपरीत ऐसा हो जाए कि ए और बी में से कोई एक क्या हो? सॉफ्ट हो। क्या हो? सॉफ्ट हो। जैसे ए सॉफ्ट है तो बी क्या है? हार्ड है या फिर ए हार्ड है तो बी क्या है? सॉफ्ट है। इस कंडीशन में ये क्या रहेगा? अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब क्या है कि सॉफ्ट सॉफ्ट या फिर हार्ड हार्ड इंटरेक्शन तो क्या होता है? स्टेबल। सॉफ्ट हार्ड या फिर हार्ड सॉफ्ट जो इंटरेक्शन होता है वो होता है अनस्टेबल। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस कांसेप्ट। तो इसमें देखिए जो ए है मर्दु अम्ल है, बी मर्दु क्षारक है, तो स्टेबल संकुल बन रहा है। ए कठोर है, बी कठोर है तो भी स्थायी संकुल बन रहा है। लेकिन इसके विपरीत यदि ए कठोर या बी मृदु हो गया तो अस्थायी बनेगा या इसके विपरीत ये सॉफ्ट और ये हार्ड हो गया तो भी अस्थायी संकुल ही बनेगा। क्लियर? तो ये था क्या? पियर्सन का सिद्धांत। आ गया समझ में? पियर्सन से आपके सी सेक्शन में भी क्वेश्चन बन सकता है।
पियर्सन का सिद्धांत एक अनुमान है जिसके आधार पर किसी लुईस अम्ल व क्षारक से बने यौगिक उत्पाद के स्थायित्व के बारे में गुणात्मक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। गुणात्मक, आप क्वालिटेटिव पता कर सकते हो लेकिन उसके क्वांटिटी नहीं पता कर सकते कितना बनेगा, मतलब बनेगा गुणात्मक, लेकिन कितनी मात्रा में बनेगा वो पता नहीं कर सकते। क्लियर? तो अम्ल क्षार सामर्थ्य एवं कठोरता मृदुता, मतलब एक कंसेप्ट और है एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। तो देखिए इसके बारे में क्या है, ये सेक्शन पर चर्चा की। सिंपल सी बात है कि BH प्लस और CH3 मिथाइल मरकरी से रिएक्शन कर कर ये एक साम्यमिक रिएक्शन है और ये प्रोडक्ट बन रहा है। यदि इसके लिए साम्य स्थिरांक K लिखे तो क्या होगा, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है ये लिख दी हमने अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। क्लियर? ये रिएक्टेंट है। हो गया है। इसको इसको रिएक्शन नंबर 2 बोल दिया। अब यहाँ पर ये आ रहा है कि जो BH था, ये टूटा तो होगा ना? तो BH प्लस टूटा तो B और H प्लस में क्या होगा, डिसोशिएट हो गया। तो इसके लिए भी डिसोशिएट कांस्टेंट लिखेंगे वियोजन स्थिरांक इसके टूटने का। एक्चुअल में यह संयुग्मी अम्ल था तो K लिख दिया, A यानी एसिड। क्लियर? तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और ये भी इससे ऐड हुआ कौन? जो B टूटा वो इससे जुड़ा, तो मिथाइल मरकरी से B जुड़ने ये जो रिएक्शन है उसके लिए भी कांस्टेंट लिख लेंगे, केस नाम से ये लिख दिया। ठीक है? अब यदि आपको अच्छे से देख पा रहे हो तो एक चीज़ होगी कि मैं रिएक्शन 3 एवं 4 को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दूँ। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, 3 क्या थी मेरे पास? जो 3 रिएक्शन थी, नंबर 3 रिएक्शन वो क्या थी? तो BH था, वो क्या था? टूट रहा था। ये है B प्लस H प्लस। इसके लिए लिखा मैंने Ka बराबर B की सांद्रता अपॉन H प्लस की सांद्रता अपॉन BH प्लस की। क्लियर? इसको बोल दिया मानने जाएगी रिएक्शन नंबर इक्वेशन नंबर 3। और एक था CH3Hg प्लस, इसके साथ जुड़ रहा था हमारा B और रिएक्शन हो रही थी हमारे पास CH3HgB प्लस। अब इसके लिए Ks लिखा, क्या लिखा था हमने? CH3HgB प्लस की सांद्रता अपॉन CH3Hg प्लस की सांद्रता अपॉन B की B। इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दूँ, कैसे? देखिए Ka इंटू Ks। Ka क्या था? ये BH प्लस अपॉन BH प्लस इंटू ये क्या था? CH3HgB प्लस अपॉन CH3Hg प्लस अपॉन B। अब देखो B से B कट गया। मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा CH3HgB प्लस अपॉन H प्लस बटा CH3HG प्लस अपॉन इंटू BH प्लस, है ना? अपॉन में ये बचा। अब ये किसकी इक्वल है? ये इक्वल है आपके K के। देखो, इसमें देखो आपका K के इक्वल ही है। ये देखो, ये K क्या था? ऊपर ये था, नीचे ये था। इसका मतलब ये है कि जो K है, वो दोनों का क्या है? मल्टीप्लाई। ये मतलब KA इंटू KS का क्या है? मल्टीप्लाई है। क्लियर? अब इससे ये आई एक बात और है कि अगर इनका लॉग ले लिया जाए, तो गुणनफल क्या हो जाता है? प्लस में चला जाता है। लॉग KA प्लस लॉग KB, ये गलत हो रहा है, ये प्लस है यहाँ। लॉग K प्लस बराबर लॉग KA प्लस लॉग KS। पॉजिटिव यहाँ गुणनफल जो है प्लस का साइन है। क्लियर? अब बात ये है कि यदि K का मान इकाई से कम है तो B कठोर क्षारक रखेगा। अरे सीधी सी बात है, क्या है? देखो, ये है K। अगर K का मान x, अगर इसका जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट बने तो दोनों का मान क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल। अगर 1 से कम हुआ मतलब नीचे वाला पार्ट, ओपन का नीचे वाला पार्ट क्या है? ज़्यादा है और ऊपर वाले की मात्रा कम है। मतलब नीचे वाला ज़्यादा, मतलब
प्रोडक्ट कम बन रहा है, तभी तो कम मात्रा। तो प्रोडक्ट कम कब बनेगा? जब B क्या होगा? कठोर होगा, हार्ड होगा। यही तो बोल रहा हूँ कि यदि K का मान इकाई से कम है तो B कठोर क्षारक कहा जाता है, यदि K का मान इकाई से अधिक है तो B को मृदु क्षारक कहा जाता है। बिल्कुल नॉर्मल बात। अब समीकरण 4 में Ks का मान एवं B से निर्माण स्थिरांक को दर्शाता है। बिल्कुल फॉर्मेशन हो रहा, समीकरण 4 देखिए, ये रही, ये फॉर्मेशन हो रहा, ये दोनों मिलकर एक बना रहे एक प्रोडक्ट, फॉर्मेशन स्थिरांक है। तो यहाँ K का मान संयुग्मी BH के वियोजन स्थिरांक को दर्शाता है। ये इसके वियोजन को बता रहा, ऊपर वाला K का मान, BH कितना टूट रहा है, ठीक है? तो उसके बेसिस पर ये कहा गया। और समीकरण 2 से निष्कर्ष निकाला कि मृदु कब होएगा, क्षार कब होएगा, ये आपको इतना ध्यान नहीं देना, आपको रिएक्शन याद रखनी है, ठीक है? मेन तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि मिथाइल मरकरी को ही प्रारूपिक मृदु अम्ल के लिए एक टाइपिकल सॉफ्ट एसिड के रूप में यूज़ क्यों करते हैं? संदर्भ के रूप में, रेफरेंस के रूप में यूज़ क्यों हो रेफरेंस के रूप में यूज़ क्यों किया? किसको? मिथाइल मरकरी को ही। इसके 2-3 कारण हैं। पहला तो ये है कि ये प्रारूपिक मृदु अम्ल है। दूसरा ये है कि जैसा प्रोटॉन एकल संयोजी होता है ना, उसी प्रकार ये मिथाइल मरकरी भी एकल संयोजी होता है, जिससे कैलकुलेशन आसानी से की जा सकती है। क्लियर? अब इसके बाद ये है प्रश्न उठता है कि अम्लों व क्षारों की कठोरता एवं मृदुता का इनकी अम्लीय क्षार सामर्थ्य से संबंध क्या है? तो उत्तर है कि कोई संबंध नहीं है। कठोर एसिड क्षारीय भी हो सकता है, उसकी क्षार सामर्थ्य या अम्ल सामर्थ्य से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब कठोरता एवं मृदुता केवल कठोर मृदु इंटरेक्शन को बताती है। हार्ड एंड एवं सॉफ्ट इंटरेक्शन को शो करती है। उसका इसकी सामर्थ्य से कोई रिलेशन नहीं है। इसको इससे समझ सकते हो, एक उदाहरण लिया, क्लोराइड आयन एवं हाइड्रोक्साइड आयन दोनों ही क्या है? कठोर क्षारक। ठीक है, लेकिन दोनों की क्षारीय सामर्थ्य में बहुत अंतर है। अब अगर दोनों क्षार अगर रिलेशन होता तो दोनों की क्षारीय सामर्थ्य बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होनी चाहिए थी? सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। OH माइनस क्लोराइड आयन की तुलना में बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है, 10 की घात 13 गुना ज़्यादा। ठीक है? उसी प्रकार ये रिएक्शन है कि एक प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार किसी दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार को प्रतिस्थापित करता हो, तो HCl से भी अंतरक्रिया के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। उदाहरणार्थ निम्न अभिक्रिया में एक प्रबल मृदु क्षार सल्फाइड आयन एक दुर्बल कठोर क्षार फ्लोराइड आयनों को कठोर अम्ल से प्रतिस्थापित कर देता है। देखो, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन कोई रिलेशन नहीं है। इसने दुर्बल ने प्रबल एप आयन क्लोराइड आयन को बाहर निकाल दिया, देखो प्रतिस्थापित कर दिया सल्फाइड आयन ने, कर दिया। बल्कि सल्फाइड की क्षारीय सामर्थ्य फ्लोरीन से कहीं अधिक है, ठीक है? तो कोई रिलेशन नहीं है, दुर्बल कठोर क्षार था, क्षारीय सामर्थ्य तो बहुत ज़्यादा है, तभी तो प्रतिस्थापित और क्षारीय सामर्थ्य ज़्यादा है, लेकिन ये इसका जो दुर्बलता थी, उसको उसने प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित कर दिया, सब्स्टिट्यूटेड कर दिया। इसी प्रकार अत्यंत प्रबल कठोर क्षार, हाँ, OH आयन दुर्बल मृदु क्षार सल्फाइड को मृदुल में मेथिल मरकरी धनायन से प्रतिस्थापित कर दिया। देखो, इस रिएक्शन को देखो, ने भी इसको प्रतिस्थापित कर दिया, बल्कि OH की क्षारीय सामर्थ्य सल्फाइड से कहीं अधिक। क्लियर? एक 2 उदाहरण है जो HSAB, इसको ऐसे लिखा करो HSAB, गलत लिखा रहा है। HSAB सिद्धांत के अनुसार देखो, एक रिएक्शन है मिथाइल मरकरी फ्लोराइड है, इसकी रिएक्शन HSO3 माइनस से करो। अब यहाँ पर क्लोराइड आयन को सल्फाइड आयन ने क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ जो H था उसके साथ फ्लोरीन जुड़ गया। तो ये ऐसा हुआ कि मिथाइल मरकरी तो क्या था? सॉफ्ट, और ये क्लोराइड था हार्ड। यहाँ पर H था हार्ड और ये था सॉफ्ट। तो सॉफ्ट सॉफ्ट पास आ गया और हार्ड हार्ड पास आ गए। तो इंटरेक्शन हो गया, फिर रिएक्शन हो गई। इसी प्रकार ये सॉफ्ट हाइड्रोक्साइड हार्ड है, ये हार्ड और ये सॉफ्ट, तो वापस सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन हुआ और ये हार्ड हार्ड इंटरेक्शन हुआ। क्लियर?
तो ये रिएक्शन होएगी, आराम से होएगी ना। अब यहाँ पर ये मान दे रखा टेबल में, इन मान को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके आएगा नहीं। बस ये है, एक और है, वो ये है कि इरविंग विलियम जो श्रेणी थी, वो ये है कि सल्फाइड एवं ट्राई एथिल फॉस्फीन जैसे क्षारक, जैसा क्षारक प्रबल तो मेथिल मरकरी आयन और प्रोटॉन दोनों के लिए है। देखो, सल्फाइड एवं ट्राइथाइल फॉस्फीन, जो प्रबल क्षारक मेथिल मरकरी आयन व प्रोटॉन दोनों के लिए है, लेकिन इनकी प्रबलता प्रोटॉन की तुलना में मेथिल मरकरी आयन के लिए कहीं अधिक, प्रोटॉन की तुलना में मेथिल मरकरी आयन के लिए प्रबलता ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है। क्लियर? ये तो दोनों के लिए, अतः ये मृदु क्षारक की श्रेणी में आते हैं। मेथिल मरकरी क्या था? सॉफ्ट। तो किसकी श्रेणी में आएँगे दोनों? सॉफ्ट श्रेणी में आएँगे, क्योंकि प्रोटॉन की तुलना में मेथिल मरकरी की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा है। इसी प्रकार ओएच आयन जैसी स्पीशीज़ यूँ तो दोनों का प्रति क्या है? प्रबल है, लेकिन मेथिल मरकरी आयन की तुलना में प्रोटॉन के प्रति कहीं अधिक प्रबल। अभी इसका झुकाव किधर है? OH माइनस का प्रोटॉन की तरफ। इसलिए OH माइनस को कहाँ रखा हमने? हार्ड में। क्लियर? हार्ड श्रेणी में माने जाते हैं। अब ये है कि फ्लोराइड आयन यद्यपि दोनों अम्लों के प्रति दुर्बल क्षार है, लेकिन प्रोटॉन के प्रति कुछ अधिक प्रबल है, इसलिए इसको भी क्या बोला है? कठोर बोला है। क्लियर? नीत अम्लता का गुण और कठोर मृदु कारक इन दोनों के संयुक्त प्रभाव को इरविंग विलियम्स श्रेणी में एवं कुछ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर किलटों के स्थायित्व जा सकता है। अब इसमें क्या था कि पहले तो धीरे-धीरे स्थायित्व बढ़ा। देखो, स्थायित्व बढ़ा, एक टाइम के बाद ये वापस कम हो गया। हर एक के साथ यही हो रहा, कम हो गया, ये कम हो गया, ये कम हो गया। इसका कारण ये है कि स्थायित्व बेरियम से कहाँ तक? कॉपर तक तो बढ़ता है। कॉपर की तरफ हाईएस्ट आ जाता है, ये देखो सब पीक्स यहाँ आ रही है। लेकिन कॉपर से जिंक की तरफ क्या होता है? घटता है। तो श्रेणी में बेरियम 2 से कॉपर तक के किलटों का स्तर बढ़ता है। ये धातु की नींद बढ़ते हुए अम्लता के गुण का माप है। ये प्रमुखतः इनका आकार पर निर्भर करता है। बेरियम से कॉपर तक के आयनों का आकार घटते हुए क्रम में, ठीक है? आकार घट रहा है। इसके साथ ही कठोरता मृदुता का कारक कार्य कर रहा है। श्रेणी में बाद में आने वाले धातुओं में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ मृदुता का गुण बढ़ता जा रहा है। बाद के धातुओं में जिंक की तरफ आया ना, कोबाल्ट और जिंक की तरफ। देखिए, और लिगेंडों के प्रति उनका आकर्षण हम जानते हैं सल्फर का ज़्यादा रहेगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का प्रति आकर्षण तो कम होगा। इसी कारण जो श्रेणी ए के कठोर क्षारीय मृदा धातु है, कम डी इलेक्ट्रॉन वालों के प्रति तो ज़्यादा कठोरता का गुण करेंगे और बाद वालों के प्रति उल्टा व्यवहार हो जाएगा। ये क्या है कि ये सीरीज़ कम हो जाती है बाद में, ऐसे गिर जाती है। क्लियर? पहले स्थायित्व बढ़ता है, फिर कम होता है। एक और मेन कांसेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, वो है आपके, वो क्या है कि सहजीवन, सिम्बायोसिस, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में क्या है कि कोई भी जैसे कठोर अम्ल है या कठोर क्षार है, वो कठोर स्वयं नहीं होता, उसके आस-पास के प्रभाव के कारण, मतलब उसपे जुड़े हुए ग्रुप्स के कारण वो ऐसा व्यवहार तो करता है। मतलब क्या है कि जैसे वही बात, संगत का असर। किसी लड़का, कोई लड़का बुरा या अच्छा नहीं होता। अगर कोई लड़का, कभी-कभी लड़का अच्छा भी रहता है कोई, या कोई स्टूडेंट बढ़िया है, या विद्यार्थी बढ़िया है, या कोई, लेकिन वो रहने वाले उसके साथ, जो सहपाठी है, अगर बेकार नेचर के हैं तो उसको भी बुरा मान लिया जाता है। मतलब क्या है? पड़ोसियों का प्रभाव, साथ रहने वालों का प्रभाव। तो यही है सहजीवन। इससे जीवन ये बताता है कि अम्लीय क्षार की कठोरता या मृदुता किसी परमाणु विशेष का निहित गुण नहीं है। किसी का विशेष गुण नहीं है, निहित गुण। उसमें उपस्थित गुण नहीं, पहले से उपस्थित गुण नहीं। वरन परिस्थितियाँ बदलकर उसकी प्रकृति को बदला जा सकता है। अर्थात किसी परमाणु के साथ जुड़े हुए प्रतिस्थापी परमाणुओं की प्रकृति बदलकर उस परमाणु की कठोरता या मृदु अम्लीय क्षारीय प्रकृति को बदल सकते हैं। उसकी हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस की जो नेचर है उसको चेंज कर सकते हैं
बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूटेड द एसोसिएटेड परमाणु एटम्स, ठीक है ना? उनको रिप्लेस करके। यदि किसी परमाणु के एक के साथ मृदु ध्रुवित होने वाला प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो तो उसकी प्रकृति मृदु हो जाएगी और इसके विपरीत यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला प्रतिस्थापी जुड़ा हो तो उसकी प्रकृति कठोर हो जाएगी। उदाहरण देखो, बहुत शानदार एग्जांपल लिया है। बोरोन कठोर एवं मृदु के बीच की सीमा रेखा का बिल्कुल है। अब यदि इसके साथ 3 कठोर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला प्रतिस्थापी के रूप में फ्लोरीन को जोड़ दिया जाए तो ये कठोर बन जाता। देखो, बोरोन बेचारा खुद का खुद कुछ नहीं था, ये समझो। एक्चुअल में क्या है, बोरोन बॉर्डर लाइन वाला है। बोरोन से यूँ कहा, एक बार तो ऐसा कर तू 3 फ्लोरीन जोड़ ले और एक बार ऐसा कर तो 3 हाइड्रोजन जोड़ ले। H यहाँ H माइनस के रूप में है, इस प्रकार फ्लोरीन F माइनस के रूप में जुड़े हुए। H यहाँ H किस फॉर्म में जुड़े हुए? H माइनस के रूप में। जैसे ही 3 फ्लोरीन क्या थे? हार्ड था, तो ये पूरा-पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया? हार्ड। तो जैसे ही 3 हाइड्रोजन सॉफ्ट जोड़े H माइनस, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? सॉफ्ट हो गया। इसने यूँ कहा बोरोन ने, मेरी कोई प्रकृति नहीं है, मैं डिपेंड करता हूँ मेरे आस-पास उपस्थित लोग कैसे हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं मेरा रंग बदल लेता हूँ, गिरगिट की तरह। एक्चुअल में आप से जीवन को गिरगिट का रूप दे सकते हो, जैसा वातावरण वैसा कलर। तो ये यहाँ पर यही कह रहा कि ये क्या है, BF3 हार्ड है और R2S सॉफ्ट है। तो वाटर के साथ ईथर के साथ रिएक्शन करवाएँगे R2O के साथ, तो सॉफ्ट हो कठोर-कठोर वाला जो हार्ड-हार्ड वाला इंटरेक्शन हो जाएगा और सॉफ्ट बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार अब ये BH3 क्या है, सॉफ्ट है, R2O हार्ड है, तो ये वापस ही आ जाएगा कौन-सा, सॉफ्ट-सॉफ्ट इंटरेक्शन। एच जुड़ते ही बोरोन इसके साथ रह गया और R2O को रिप्लेस कर दिया। क्लियर है? इसी के साथ एक रिएक्शन और समझ सकते हैं, वो ये है कि BF3 F- हार्ड के साथ हार्ड आ गया तो BF4 माइनस आराम से बनेगा और डाइबोरेन के साथ 2 माइनस यानी सॉफ्ट के साथ सॉफ्ट आ रहा है तो BH4 दो मॉलिक्यूल BH4 माइनस आराम से बनेगा। ठीक है? अब एक रिएक्शन ले लिया मैंने BF3H माइनस प्लस BH3F माइनस, इसमें एक हार्ड है, इसमें ये सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट ये यहाँ चला जाएगा और ये हार्ड इसके साथ आ जाएगा तो BF4 माइनस और BH4 माइनस ये दोनों बन जाएँगे कठोर-कठोर और सॉफ्ट-सॉफ्ट इंटरैक्शन। इसी प्रकार इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है, मेथन का व्यवहार भी इसी प्रकार का हो जाएगा CF3H और CH3F। ठीक है? CF4 और CH4 बन गया? H इधर आ जाएगा और F इधर चला जाएगा। कार्बन भी ऐसा ही व्यवहार करता है जैसे बोरॉन करता। वो भी तो उसी श्रेणी का है। अब देखो आगे, इसके बाद ये किसने दी थी जो सहजीवन वाली अवधारणा? 1964 में। देखो 1963 में पियर्सन आया, तो 1964 में जॉर्जेसन आया। जॉर्जेसन ने क्या दिया था? सिम्बायोसिस का कांसेप्ट दिया था। क्लियर? ये आपको हो गया सिम्बायोसिस। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपके। अब कठोरता और मृदुता के यहाँ 3 जो हार्डनेस है, सॉफ्टनेस को 3 थ्योरी में बाँटा। एक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ये क्या कहता है कि अगर आप कठोर-कठोर इंटरेक्शन कर रहे हो, हार्ड-हार्ड, तो आपके बनता है आयोनिक बॉन्ड। मतलब क्या है? जैसे बोल रहा है, यदि आपके हार्ड हार्ड इंटरेक्शन है, जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा आयोनिक, ठीक है? और यदि आपका सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन है, तो आपके बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ना, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। क्लियर? ये कह रहा है आपके पहला सिद्धांत इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। से संयोजक बंध बनता है। छोटा आकार और उच्च धनावेश वाले आयनों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो वर्ग A के कठोर क्षारकों के साथ आयनिक बंधन को प्रायिकता देंगे। यदि कठोर मृदु अंतरक्रिया होती है, देखो हार्ड से तो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन हार्ड सॉफ्ट या सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन हुआ तो वो क्या रहेंगे, जो प्रोडक्ट बनेंगे वो रहेंगे अनस्टेबल। इसी के बेसिस पर मेसनों ने 1967 में एक रिएक्शन दी, एक समीकरण प्रस्तुत किया। इक्वेशन वो है pKa इज़ इक्वल टू माइनस लॉग Ka ना, और मतलब क्या होता है कि Ka Ax प्लस
Py प्लस C। बात ये है कि स्मॉल a, स्मॉल b क्या है, कि x और y क्या है और C क्या है। तो यहाँ K तो क्या है, संकुल के लिए वियोजन स्थिरांक, डिसोसिएशन कांस्टेंट का साम्य स्थिरांक। संकुल टूटेगा, पता चलेगा ना। एक्स एंड वाई क्या धातु, धातु आयन था, उनके लिए पैरामीटर है। और स्मॉल ए और बी किसके लिए, जो लिगेंड थे ना जुड़े हुआ, उनके लिए क्या है, पैरामीटर। और सी एक और स्थिरांक है कांस्टेंट, वो जनरली किसके साथ यूज करते हो, लिगेंड के साथ, ताकि दोनों का पैरामीटर क्या हो जाए, एक तरह से अरेंज हो जाए। ये थी बात। अब यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकता है, आपके यहाँ से आरपीएससी या अलग स्टेट पीएससी या कोई जैसे सीजी सेट का एग्जाम हो रहा हो, उसके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि कठोर अम्लों के लिए वाई का मान 2.8 से उच्च होते हैं, है ना? जो वाई का मान होता है हार्ड के लिए, वो क्या होता है, ग्रेटर देन 2.8। और जो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट के लिए वाई का मान होता है, क्या रहता है, वाई का मान 3.2 से ज़्यादा होते हैं। जो बॉर्डर लाइन का है, उसके लिए 2.8 से तो दोनों का मध्य होंगे। क्लियर? तो कुछ धातुओं के वाई का मान दिए हैं, वो टेबल देख सकते हैं। लिथियम, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, यहाँ आप गोल्ड तक जा रहे हो। इसका मतलब ये है, इनके मान को देखो तो मान आ रहा है ये 0.7, फिर कुछ में आ रहा है 2.8 से उच्च। तो जैसे ही 2.8 से, हाँ, देखो 2.8 से कम होता है, फिर 2.8 कहाँ है, यहाँ पर आ रहा है। 2.8 से अगर लेस होएगा, तो किस में जाएँगे, 2.8 से कम होगा तो वो जाएँगे हार्ड की तरफ। और 3.2 से ज़्यादा होगा, 3.2 से ज़्यादा होगा, वो जाएँगे सॉफ्ट की तरफ। और 3.2 से और 2.8 के बीच का जो दायरा है, वो क्या है, सीमा रेखा वाला, बॉर्डर लाइन वाला। क्लियर हो गई बात? ये थी वो बात। इसी के साथ जो लिगैंड के लिए हम ए और बी बोलते थे, जिस प्रकार एक्स वाई में वाई का पैरामीटर देखा, उसी प्रकार ए बी में से बी का पैरामीटर लिगैंड के लिए देख रहे हैं। और कठोरता से मृदुता की ओर बढ़ने पर इनके मानों में वृद्धि होती है। कुछ प्रमुख लिगेंडों के बी पैरामीटर का मान सारणी दिए हैं। देखो, हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और H2O3 2 माइनस। इनके मान में देखा जाए तो आपको लगता है कि नीचे की तरफ जैसे-जैसे मान बढ़ रहा है, ये तो आपके किधर जा रहा है, कठोरता से मृदुता की तरफ, सॉफ्टनेस की तरफ जा रहा है, हार्डनेस से। मतलब घटती हुई हार्डनेस, यहाँ हार्डनेस तो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। अप टू डाउन चले तो हार्डनेस से क्या हो रही है, डाउन हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और सॉफ्टनेस क्या हो रही है, इंक्रीजेज हो रही है। क्लियर? एक्स भी कठोरता का एक माप माना जा सकता, एक्स भी माना जा सकता। वाई की बात कर ली। और इसके द्वारा क्रम विलियमसन के संकुलों के स्थिरांक अनुरूपी होता है। और ये आराम से काम करता है, जिस प्रकार विलियमसन ने कहा था अपनी सीरीज में, उसी प्रकार होता है। जैसे कॉपर 2 प्लस सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद निकल, फिर कोबाल्ट, फिर आयरन और फिर मैग्नीज। क्लियर? दूसरा है आपके पाई बंधन सिद्धांत। ये ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, चेठन दिया था। इसने यूँ कहा था कि ये ओनली मर्दू-मर्दू यानी सॉफ्ट-सॉफ्ट जो संकुल है, उनके बीच के बंधन की व्याख्या करने में ही लागू किया जा सकता है। इस बंधन के अनुसार मर्दू अम्लों में ढीले बंधे और डिकक्षक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे कुछ भी नहीं है, सीधी-सी बात है, आपने बैक बॉन्डिंग पढ़ी होगी। ए और बी सब बन गया। अब ये कह रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है और ये ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है, और जो क्षार है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट। तो क्या कह रहा है कि बैक बॉन्डिंग कर लेगा, और क्या कर लेगा, बैक बॉन्डिंग के द्वारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। यही आपके पाई बंधन सिद्धांत है। बस। किटजर सिद्धांत क्या है? ये लंदन एवं वान डेर वाल बलों का सिद्धांत है। यही, बस लंदन बल आपने पढ़ा है, ये आपके आएगा-वाएगा नहीं। ठीक है? अब कठोरता, मृदुता, ये आपके काम का नहीं है। आपका जो मेन पार्ट है अब, वो ये है इसका अनुप्रयोग। HSAB सिद्धांत के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। पहला तो ये है, पहला अनुप्रयोग, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके। सामान्य बंधन नियमों के अनुसार सर्वाधिक विद्युत ऋणाई। देखो,
अगर हम जो नॉर्मल बॉन्ड फॉर्मेशन के रूल को देखें, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या फ्लोरीन और हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है टीजियम प्लस। दोनों का बीच का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या बनना चाहिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए मतलब सीजियम फ्लोराइड जो सोल्ट है जो आयोनिक यौगिक है वो क्या है आयोनिक कंपाउंड है वो बनना चाहिए खूब बनना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए बनना तो बनना लेकिन क्या होना चाहिए स्टेबल होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसको किसके द्वारा एक्सप्लेन करोगे क्यों नहीं होता है इसको आप समझाओगे एचएसएबी सिद्धांत के द्वारा। यहाँ पर सामान्य बंधन के नियम फेल हो गए। तो सामान्य बंधन के नियम के अनुसार तो ये था लेकिन अगर ये अभिक्रिया करवाए लिथियम आयोडाइड और सीजियम फ्लोराइड के बीच में सीजियम फ्लोराइड तो क्या था स्टेबल होना चाहिए था टूटता ही नहीं लेकिन टूटा तो कौन सी अभिक्रिया होगी ऊष्माक्षेपी मतलब कुछ एनर्जी बाहर निकली। जब एनर्जी बाहर निकलती है तो स्थायित्व तो बढ़ेगा नहीं। जब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो स्थायित्व तो बढ़ेगा। स्थायित्व तो बढ़ा मतलब क्या है टूट गया। लिथियम के साथ तो फ्लोराइड आ गया और सीजियम के साथ आयोडाइड आ गया। ऐसा कैसा हो गया किसने समझाया एचएससीबी ने। उसने बोला कि यहाँ पर जो सॉफ्ट आयोडाइड आयन था वो सॉफ्ट सीजियम आयन के साथ जुड़ने की क्या रखता है ट्राई प्रोबेबिलिटी रखता है उसके साथ ही जाएगा सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन। क्या हो गया सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन। और लिथियम क्या था हार्ड हार्ड के साथ फ्लोराइड हार्ड चला गया तो हार्ड हार्ड इंटरेक्शन हो गया। ठीक है। दूसरा दूसरा अनुप्रयोग ये है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो हिट्रोजेनेसिस कैटालाइसिस होता है उसमें क्या है कि मृदु धातु मृदु क्षारों का अवशोषण करती है। ठीक है। उसी प्रकार से डिसाइड करते हैं हम जो सरफेस अवेलेबल करवाते हैं सरफेस एरिया आने वाला कैटलिस्ट के लिए तो वो क्या इस प्रकार से चूज करते हैं कि सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन हो जाए। ठीक है। चौथा है इसके अनुसार कठोर विलेय पदार्थ कठोर विलायकों में विलयशील होते हैं जबकि मृदु विलेय पदार्थ मृदु विलायकों में कोई मतलब नहीं इसका। चौथा देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। प्रकृति में धातुओं की प्राप्ति भी इस नियम के अनुसार ही होती है। जो अयस्क ओर्स के रूप में जो धातु मिलती है हमें जैसे कि उदाहरण के रूप में कैल्शियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम क्या है कठोर एसिड है। तो ये कठोर बेस क्या होता कार्बोनेट और ऑक्साइड के साथ ही संयुक्त होकर प्रकृति में किसके रूप में मिलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट और एल्यूमिना के रूप में मिलते हैं बिल्कुल मिलते हैं। ऐसा क्यों इसी प्रकार कॉपर सिल्वर और मरकरी धातु आयन क्या होते हैं सॉफ्ट होते हैं तो सॉफ्ट सल्फाइड के साथ ही इंटरेक्शन करते हैं तो ये सल्फाइड अयस्क के रूप में हमें मिलते हैं सल्फाइड अयस्क के रूप में। और निकल पीबीएस ये बॉर्डर लाइन वाला है तो इनका कार्बोनेट भी मिलता है हमें और सल्फाइड भी दोनों रूपों में इनके अयस्क मिलते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपके क्वेश्चन बन आपसे कंपटीशन में तो यहाँ से बनता ही है इंटरव्यू में भी आपसे कहीं पूछा जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि सिल्वर आयोडाइड स्थायी आयन जबकि सिल्वर फ्लोराइड का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये सभी समझ सकते हो कैसे ये सॉफ्ट है और यहाँ फ्लोरीन क्या है सॉफ्ट हार्ड है बल्कि सिल्वर खुद क्या है एजी सॉफ्ट। तो सॉफ्ट का साथ सॉफ्ट जाएगा ये सॉफ्ट के साथ सॉफ्ट जाएगा तो स्थायी रहेगा और ये इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल ये देख लीजिए ये देख लीजिए कोबाल्ट क्या हार्ड है तो हार्ड के साथ हार्ड वाला स्थायी रहेगा और जैसा आयोडीन आएगा ये अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार इसको देख लीजिए कैडमियम के साथ एक तो अमोनिया वाला संकुल है एक साइनाइड वाला संकुल है सीएन वाला तो भी इसके आधार पर समझाया सकता है कि ये कैडमियम सॉफ्ट है सीएन सॉफ्ट है तो ये स्थायी है और ये अमोनिया वाला कम स्थायी है। ठीक है। आराम समझ में आ गया। तीसरा है आपके छठा नंबर का हैलोजन अम्लों की आपेक्षिक सामर्थ्य भी एचएसएबी सिद्धांत के आधार पर समझाई जा सकती है। हैलाइड आयनों की कठोरता का घटता क्रम बिल्कुल है। ये क्या है ये तो सॉफ्ट है तो कठोर तो हुआ ही नहीं। सबसे ज़्यादा कठोर ये है ये बॉर्डर लाइन पे होता है। यहाँ पर प्रोटॉन देखो प्रोटॉन क्या है कठोर होता है। अगर हम एच आई बनाए एच आई बनेगा कम टूटेगा ज़्यादा तुरंत एच प्लस और आई माइनस में टूट जाएगा। एच प्लस जैसे निकलेगा क्या हो जाएगा एसिडिक। तो जो सबसे ज़्यादा एसिडिक
जिनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ हुई, किसकी होएगी? अम्ल सामर्थ्य HI की ज़्यादा होगी, HBr की कम। HF तो स्टेबल है, ये H को निकालेगा ही नहीं। आई बात समझ में? ये एस जो हैलोजन वाला एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोआयोडाइक और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, इनकी जो स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ उसको आराम से HSAB सिद्धांत के द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है? एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो ये है 7th पॉइंट। ये कहता है कि पैलेडियम देखो, आपने ये पढ़ा होगा हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन पढ़ी होगी, हाइड्रोजन का योग। तो वहाँ पर पैलेडियम और प्लेटिनम को कैटलिस्ट के रूप में खूब यूज़ करते हैं, जो सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाती है। क्या यूज़ करते हैं हम इसको? कैटलिस्ट के रूप में। इस पर हाइड्रोजन आती है, हाइड्रोजन गैस आती है और चिपक जाती है। ठीक है? अब इसमें जो एक कैटलिस्ट का मतलब क्या है एक्चुअल में, ये आप ये क्या करती है, तो समझा देता हूँ। प्लेटिनम और पैलेडियम माना जाए ये है, धातु है। ये क्या रहती है, आपको सक्रिय साइट प्रोवाइड करवाती है आने वाली हाइड्रोजन को, प्लेटिनम और पैलेडियम। ठीक है? पैलेडियम और प्लेटिनम। पैलेडियम और प्लेटिनम में क्या है कि जो एक्टिव साइट है, अगर उनको ब्लॉक कर दिया जाए, तो ये क्या है, सॉफ्ट होती है। अगर कोई सॉफ्ट चीज़ आ गई तो वो उस पे चिपक जाएगी और वो ब्लॉक कर देगी। ब्लॉक कर देगी तो आने वाला जो H2 गैस होगी, वो इस पर जगह ही नहीं मिलेगी उसको, साइट ही नहीं मिलेगी, तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ये जो सॉफ्ट, अगर इस पर सॉफ्ट चीज़ आ गई, सॉफ्ट के ऊपर सॉफ्ट, तो ये क्या करेगा काम, ये सॉफ्ट चीज़ पॉइज़नस का काम करेगी, पॉइज़न का काम। ठीक है? पॉइज़न का काम करेगी। इसका अर्थ ये है, देखो ये लाइन यही कह रही है, पैलेडियम व प्लेटिनम जैसे धातु जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, कार्बोनिल, ओलिफिन, फास्फोरस और आर्सेनिक लिगेंडों से क्या हो जाते हैं, पॉइजनस हो जाते हैं, विषाक्त हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसका कारण भी क्या है, HSAB सिद्धांत। कैसे कि ये क्या है, CO आदि सब क्या है, मर्दू, सॉफ्ट है और धातु की सतह पर तुरंत आ जाएंगे, किस पर, प्लेटिनम और पैलेडियम की सतह पर, और वहाँ की जो एक्टिव साइट थी उसको क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे और उससे उसकी जो कैटालाइटिक एक्टिविटी की जो कैपेसिटी थी, क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इसके द्वारा SN1 और SN2 अभिक्रियाओं को भी समझाया जा सकता है। और देखिए 9वां पॉइंट, परिवर्ती संयोजकता वाला धातु की कठोरता उनकी ऑक्सीकरण अवस्था पर निर्भर करती है। मतलब ऐसे धातु, जैसे मेटल आयन जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते थे, उनके भी इससे समझा सकते हैं। जैसे कि निकल है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में तो क्या सॉफ्ट है, और सेकंड में आते ही क्या हो जाता है, सीमावर्ती, और 4 में आते ही क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इसीलिए तो आपके निकल के कार्बोनिल मिलते हैं, है ना? निकल के निकल 2 प्लस के कार्बोनिल नहीं मिलते हैं, निकल 4 प्लस के तो बिल्कुल भी कार्बोनिल नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट है। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 में ये बॉर्डर लाइन हो गया, बॉर्डर लाइन, और +4 में तो क्या हो गया, ये हार्ड हो गया। क्लियर? अब किसी अभिक्रिया की दिशा क्या हो, इसका निर्धारण भी HSAB के द्वारा किया जा सकता है। ये रिएक्शन है, आप जानते हो ये सॉफ्ट है और ये OH क्या है, हार्ड है। तो हार्ड और ये भी हार्ड है, तो हार्ड हार्ड के साथ जाएगा, मतलब रिएक्शन इसी दिशा में आगे बढ़ेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये H2 बाहर निकल गया और ये टूट गया। और यदि ऐसा हो कि ये मिथाइल मरकरी और ये जो सॉफ्ट है और ये हार्ड और ये सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट का इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड दिशा में चलेगी, उल्टी चलेगी, विपरीत दिशा में हो जाएगी, मतलब ये बनने की जगह टूटने लग जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है? उसकी कुछ सीमा ये है HSAB सिद्धांत की, वो ये है कि ये किसी भी मापन का कोई मात्रात्मक पैमाना उपलब्ध नहीं करवाता कि कितने लिमिट तक ये रिएक्शन होगी, मतलब कोई अमाउंट पता नहीं करता, बस रास्ता देता है कि ये ऐसा हो सकता है। किसी भी प्रक्रम को समझाने के लिए यौगिक को अम्लों 4 इकाइयों में बाँटना आवश्यक होता है। ठीक है?
ये तभी संभव हो जब अभिक्रिया आपको पहले से पता हो कि कौन तो अम्ल है, वरना ये सिद्धांत काम नहीं करेगा। लेकिन सभी अभिक्रियाओं में तो पॉसिबल नहीं है कि आप सभी को जानते हो। इस सिद्धांत में हम ये मानते हैं कि किसी अम्ल या क्षार की कठोरता या मृदुता उसकी सामर्थ्य पर निर्भर नहीं करती, लेकिन कहीं-कहीं करती भी है। एक एग्जांपल और है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो ये है कि आप जानते हो जो मीथेन है, वो क्या स्टेबल है। अगर ऐसा हो, जैसे ये क्या है, CH3H प्लस क्या है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। और H2 गैस में ये इसको 2 में तोड़ दो, H प्लस और H माइनस में तोड़ दिया जाए तो H प्लस तो क्या हार्ड है, क्या है, हार्ड। और H माइनस क्या है, सॉफ्ट है। ऐसा हो तो यहाँ पर अगर H माइनस से जुड़ जाए H3 प्लस से H माइनस, तो क्या बन जाना चाहिए, बहुत आराम से CH4 बन जाना चाहिए। CH4 बनते ही मतलब क्या होना चाहिए, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये सिद्धांत काम नहीं करता। क्लियर? इसी के साथ आपके जो HSAB अब जो कंसेप्ट था, वो आपके फिनिश होता है और वो आपके कंप्लीट होता है। यदि आपको आपके जो भी स्टूडेंट या साथी बीएससी फाइनल ईयर में स्टडी कर रहे हैं, उनके इनऑर्गेनिक की यूनिट फर्स्ट इससे क्लियर हो जाती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।